गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज पाठ 5 नई समस्याओं में अगला भाग बाबर और अकबर का भारतीयकरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा बताया गया कि अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद जो है उसी ने पक्की की थी। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन में 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी और भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर का व्यक्तित्व जो है तो बहुत ही आकर्षक था। जब वह नई जागृति का शहजादा था, बहादुर और साहसी था। इसके अतिरिक्त है 1556 ईस्वी में के आरंभ होने वाले नए अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत ही स्वाभिमानी राजपूत सरदारों से अपनी ओर मिला लिया था। उसने एक राजपूत राजकुमारी शादी, उसका बेटा वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत का ही बेटा था। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का नींव आगे की ओर बढ़ती गई। फिर राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने का साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कलाकृति, रहन सहन का भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने के बजाय जंगलों में मारे मारे फिरता रहा। अब आपका आता है यात्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसूट बताते कि उसकी दिलचस्पी बहुत से बातों में थी और इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान था तो था ही, साथ ही वो बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी वह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई थी। यदि अकबर इस तरफ भी ध्यान देता तो पता लगाया जाता संसार के दूसरे हिस्सों में क्या रहा। लेकिन क्या हुआ कि अकबर उन हिस्सों को जानने का प्रयास उसने नहीं किया। वो सिर्फ अपनी बुनियादी रख रखाव पर ही, उनकी समस्याएं, इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म, लोगों के रीति रिवाज, मेल, इसी सब पर वो कायम रहा। इसी पर वो विशेष ध्यान देता रहा। अकबर ने जो इमारतें खड़ी की वो इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद भी वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे। केंद्रीय शक्ति इस तरह से कमजोर पड़ती गई और एक दरबार का प्रताप बना रहा। सारे एशिया यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों के सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकार निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। इस प्रकार से जब तक मुगल वंश रहा, इन लोगों ने तरह तरह की चीज़ों, तरह तरह की शैलियों के आधार पर इमारतों का निर्माण किया था। अच्छा, कोई बेटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ही हम सारी चीज़ें बता देना चाहते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत सारी समान विषमताएं थी। आदतें, रहन सहन, ढंग, कलात्मक रुचियां विकसित थी। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे। एक दूसरे के त्योहारों, जलसों में शरीक होते थे। एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। तो इस प्रकार से वह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुआ था। ऐसे मेल मिलाप में बाधक थे। एकाध उदाहरण से छोड़कर शादी ब्याह नहीं होते थे। जब ऐसा होता था दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था। पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने में सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट थी। गांव को आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से के जीवन में मिला जुला और सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित के भीतर हिंदू मुसलमानों के गहरे संबंध भी थे। अब आता है आपका औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। हिंदू राष्ट्रवाद का
उद्धार और शिवाजी। औरंगजेब के समय में विपरीत चलने वाला शासक था। वह सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध था और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई भी प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृण जजिया कर लगाकर उनके बहुत से मंदिरों को तोड़वाया। अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से से नाराज किया। उसने अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया था। मुगल साम्राज्य के अवलंब स्तंभ थे। उत्तर में सिख भी खड़े हुए थे। हिंदू मुस्लिम विचारों को किसी हद तक उसने समन्वय कर शांतिपूर्वक समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। मुगल साम्राज्य को दूर दूर क्षेत्र में फैले रहे धर्म। और इसके बाद आपका आता है, इसमें विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक रूप से उनकी शक्ति आगे बढ़ती है। उनके साथ साथ अवधारणा की विकास हुआ। 1784 में वारेन हेस्टिंग लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना थी, जिसको गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पे। मराठे अपनी राजनीतिक शक्ति से सब कुछ मजबूत करते गए। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी तो पश्चिम भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी। उसने अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्तजान लोगों के आदर्श छापा मार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापा मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य को दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। उन्हें राष्ट्रवादिता पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ये शेष अंश यहाँ पे समाप्त होता है। अगला हम आपको इसके बारे में अगले टर्न पर बताएंगे। धन्यवाद।